मतलब आप उसको स्टूपिडिटी बोले या जो मर्जी बोले, ये मैंने वो पंजाबी में बोलते हैं कच्छा। ये कच्छा पहना हुआ है, ये प्राइमार्क का कच्छा है। क्योंकि मैं गुची वाले कच्छे के अंदर कोई वैल्यू नहीं समझता हाँ कि उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो लेने को बोलते हैं कि ये गुलामी में कमाओ और फिर एट दी एंड हमें ही दो वो भी गुलामी का कमाया हुआ भी। और सारी उम्र गुलामी में जियो। हाँ सर, ये देखे ना, ये बहुत बड़ी मुनाफली है। आपको पता है कि यूनिलीवर्स की कितनी प्रोडक्ट्स है? बहुत ज्यादा है। आपके घर में हर चीज़ जो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, फ्रॉम डिश वॉशर सोप टू जनाब साहब सरफ टू साबुन टू नहाने वाली टू फ्रॉम, मेरे ख्याल में ये बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है। और इस चीज़ का इल्म जो है वो तकरीबन हर बंदे को होना चाहिए। और वो आई विश कि ये चीज़ें आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हूँ। नहीं, स्कूल में तो सिर्फ इतना बनाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है सेल का। हाँ बरल, और उसका रियल लाइफ में कोई रियल फ़ायदा लाइफ नहीं में होता कोई बंदे लेना को। देना नहीं। बरल जी, ये आपका जो है वो एक क्रेडिट स्कोर एक बंदे का एक अच्छा बन गया है। तो एक बंदे ने फ़र्ज़ करें, एक जनाब आजकल तो साबुन दानी से साबुन लेने जाएं तो फाइनेंस की यहाँ पे कारना करा लें, यहाँ पे फलां करा लें, यहाँ पे 0% इंटरेस्ट करा लें, यहाँ पे ये करा लें। मतलब तो सर ये एट द एंड ऑफ डे आपकी वही पाइपलाइनें लगाने वाले हैं आपको। मतलब जो है वो लोग फिर अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, जैन भाई फिर अच्छा नहीं है कि यार फिर मैं बजाय एकदम पैसे देने के मैं 0% इंटरेस्ट ही करा लूँ एट द एंड ऑफ डे? हाँ हाँ। तो उस पे मेरा मसला ये है कि फिर पे जो आम आदमी है ना, वो भी चीज़ें बाय। अस्सलाम वालेकुम जी, देसी पैसा पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा होगा, बल्कि अब तो ईद भी करीब आने वाली है, आखिरी अशरा चल रहा है और लोग जो है वो सवाब कमाने में लगे हुए हैं। जैन भाई भी हर जुमेरात के जुमेरात आस्थाने पे चले जाते हैं। तो इस दफ़ा जो है हमने जैन भाई से फिर एक दफ़ा दोबारा टाइम लिया है कि जैन भाई आस्थाने से थोड़ा फ्री हों, थोड़ा ये भी सवाब का ही काम है, इसमें भी अपना जो है वो हिस्सा डालें। सर ये आज की जो पॉडकास्ट है ये हमारी बड़ी फाइनेंस और फाइनेंशियल रिलेटेड पॉडकास्ट है। अच्छा जी। इसमें सारी की सारी फाइनेंशियल एजुकेशन होगी। हम्म। तो इसमें जो मैं चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूके के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट स्कोर जो है वो क्या होता है। ठीक है। फिर दूसरा ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हम नॉर्मल चीज़ें फाइनेंस कराते हैं, जैसे कि कार है या कोई बंदा लैपटॉप फाइनेंस पे लेता है या क्रेडिट कार्ड है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और ये प्रोसेस सारा वर्कआउट कैसे करता है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा कि ऑब्वियसली घर बनाना हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो उसमें जो पाकिस्तान ऑब्वियसली ज़्यादातर मॉर्गेज वगैरह के सिस्टम नहीं चलते। यहाँ पे तकरीबन आई वुड से कि 99% रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो लोग बाय करते हैं वो मॉर्गेज के थ्रू ही बाय करते हैं। तो उसका प्रोसेस वगैरह मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके अंदर जो है वो हमारा कार फाइनेंस वगैरह वो भी सारी की सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। तो ये जो है वो एक बड़ा, जिस बंदे को ऑब्वियसली यहाँ पे न्यू है, वो अपना घर बनाना चाहता है, मॉर्गेज वगैरह लेना चाहता है, तो उनके लिए एक बड़ा जो है वो एक फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी इस पॉडकास्ट से उसको। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने बात की कि आप इस पॉडकास्ट में डिस्कस करना चाहते हैं, जो जो लिस्ट आपने बताई उसमें आपने बात की क्रेडिट स्कोर की। तो ये क्या चीज़ है क्रेडिट स्कोर? से आप किस तरह डिफाइन करेंगे इसको, ताकि हमारी आवाम जो है मतलब देसी ज़ुबान में थोड़ा समझा दें कि सब जो हमारे सुनने वाले हैं, जिनको पहले फाइनेंस का थोड़ा पता है, जिनको फाइनेंस का पता नहीं है, उनको मतलब समझ आ जाए सबको। सर क्रेडिट स्कोर ये समझे कि एक किस्म का आपका एग्ज़ाम है। जो फाइनेंशियल रेगुलेटरीज हैं ना, जो फाइनेंस के लोग जो आपको, वो आपके उस एग्ज़ाम में नंबर देख के उसकी बेस पे आपको चीज़ें और जो पैसे हैं वो बोरो करने देते हैं क्रेडिट स्कोर पर। क्रेडिट स्कोर। सो जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर है उस हिसाब से आप उतना जो है वो अमाउंट को ज़्यादा बोरो कर सकते हैं। आपकी रेपुटेशन अच्छी है एक क्रेडिटर के साथ। तो ये रेपुटेशन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेडिट स्कोर, जब भी कोई बंदा यूके के अंदर अपना अकाउंट खुलाता है ना, तो उसकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। अभी एक बंदे ने नया अकाउंट खुलाया है, उसके अंदर 1 मिलियन पाउंड भी पड़ा हुआ है, तो उससे उसके क्रेडिट स्कोर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रेडिट स्कोर होता है क्रेडिट का, ये डेबिट का नहीं होता। ठीक है। ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर के फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये है कि आपको यूके में आए हुए कितना अर्सा हो गया। मुझे मतलब ओवरऑल एक बंदे अच्छा, को यूके ओवरऑल में जिस बंदे का क्रेडिट स्कोर डिटरमिन हो रहा है। जितना पुराना एक बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री है ना यूके के अंदर, जितना
अपनी एक उसने क्रेडिट लाइन समझ ले, उसने जितनी पुरानी स्टार्ट की है ना, अभी एक बंदे ने 2001 में अकाउंट खुलवा लिया था, एक बंदे ने अभी 2024 में अकाउंट खुलाया है। तो पहला तो मेजर फैक्टर ये होता है कि उसकी की जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी जाती है। ठीक है। ठीक है, इसमें ये जो है वो ओवरऑल फैक्टर नंबर 1 है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब भी आप कोई पैसे वगैरह बोरो करते हैं ना, मतलब आप जाते हैं कार के फाइनेंस के लिए या मॉर्गेज अप्लाई करते हैं या किसी भी चीज़ पे आप क्रेडिट जो है वो अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी आइडेंटिटी चेक के लिए एक चेक रन करते हैं। उसके अंदर आपका एड्रेस वेरीफाई, वो आपसे कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह नहीं मांगते, लेकिन वो एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए उनका एक ऑनलाइन क्रेडिट चेक होता है और उसमें एड्रेस वेरिफिकेशन होती है। एड्रेस वेरिफिकेशन आपकी इजीली वेरीफाई हो जाती है अगर आपका वोट रजिस्टर है। ठीक है। क्योंकि जो वोट के रजिस्टर का रिकॉर्ड होता है ना, एक पाकिस्तानी बंदा या एक इंडियन है या बांग्लादेशी है, वो भी अपना वोट रजिस्टर रिगार्डलेस उसका कोई भी वीज़ा है, वो यहाँ पे अपना वोट रजिस्टर कर सकता है। वो बेशक पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट ना दे सके, लेकिन जो लोकल लेवल के मतलब लोकल काउंसलर या लोकल कमिश्नर है उसमें अपना वोटिंग जो है वो कर सकता है। नहीं, तो इस पे मैं आपकी बात में थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप अपना वोट रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं विद इन यूके, जैसे कि जैन भाई ने बोला कि पार्लियामेंट में वो बेशक वोट ना दे सके, लेकिन जो लोकल लेवल के इलेक्शंस हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, वो कंट्री कॉमनवेल्थ का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ में आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। तो बाकी अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको ये पता नहीं चल रहा कि हाँ मैं वोट रजिस्टर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो आप गूगल पे जाके कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को सर्च कर सकते हैं, और अगर उस लिस्ट में आपकी कंट्री का नाम है तो आप वोट रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो आपका जब भी एक लेंडर क्रेडिट चेक करता है ना, तो वोट रजिस्टर पे होने की वजह से आपका क्रेडिट चेक जो है वो इजीली थ्रू हो जाता है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हो जाती है। आप उसको जो मर्जी प्रूफ ऑफ एड्रेस देते रहें, आप उसको आईडी देते रहें, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। कोई भी बोरोइंग आपने करनी है ना, वो हमेशा आपकी क्रेडिट चेक के थ्रू होगी। तो दूसरा बड़ा फैक्टर हो गया आपका वोट रजिस्टर। ठीक है। अभी तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि फ़र्ज़ करें पास्ट में आपने कोई क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई किया था और आपने उस क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं पे किया, या आपके घर के अंदर फ़र्ज़ करें आपने वाईफाई लगवा ली है या आपने कोई मोबाइल फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट निकलवा लिया है, तो आपने उसका बिल जो है वो मिस कर दिया, कोई आपकी जो है वो पेमेंट मिस हो गई, तो वो आपके उसका रिकॉर्ड जो है वो आपके क्रेडिट चेक के ऊपर आ जाता है। तो वो भी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है। अगर आप अपनी पेमेंट्स वगैरह सारी की सारी टाइम के ऊपर कर रहे हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट के अंदर आता है। तो इससे क्या आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा अगर आप टाइमली जो है वो अपनी पेमेंट्स पे बैक करते रहेंगे? तो आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मेन थिंग बता दी है जो कि ऑब्वियसली जिसका बंदे के ऊपर जो है वो कंट्रोल है, तो आपका ऑब्वियसली जितना पुराना होगा, फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट कि आप जो है वो अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कराएं। तीसरा है कि क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, या कोई भी आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी। मतलब बोरोइंग के बिना आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए तो हम इसको क्रेडिट स्कोर बोलते हैं ना, हम इसलिए हम उसको डेबिट स्कोर नहीं बोल रहे। मतलब अगर मेरे अकाउंट में जो है वो मैं खुद कमा रहा हूँ, पैसे मेरे आ रहे हैं, मैं सही तरह से लगा रहा हूँ, मैं कोई बोरिंग नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो मेरा क्रेडिट स्कोर जितना है लीगली जितना होना चाहिए, फर्ज करे 500 है तो 500 ही रहेगा, वो उतना ही रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री डेवलप करने के लिए, क्रेडिबिलिटी अपनी डेवलप करने के लिए आपको जो है वो कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेप लेना पड़ेगा। कोई क्रेडिट बिल्कुल। कार्ड अप्लाई करो, उस पर कोई चीज़ लो, फिर टाइमली उसको पे बैक करो। बिल्कुल। ठीक है। तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन जो है वो एक लेंडर की नज़र में बढ़ रही है। मैं आपको पैसे देता हूँ, पहली दफ़ा आपने मुझसे 10 पाउंड बोरो किए, आपने मुझे टाइम पे वापस कर दिए, मुझे पता चल गया है कि हसन रिलायबल आदमी है, उसने मुझे 10 पाउंड लिए थे वापस कर दिए। अगली दफ़ा आप मुझसे 20 मांगते हो, मैं आपको 20 भी दूंगा क्योंकि आपकी हिस्ट्री बन गई है, फिर आप 20 भी मुझे वापस कर देते हैं। तो इस तरह स्लोली इसी तरह आप पॉइंट्स जो है वो बढ़ाते जाते हैं। तो अगर कोई बंदा जो है वो डबल चार निकला है तो फिर हाँ, वो तो बरल एक सेपरेट डिस्कशन है ना, लोग करते हैं, मतलब वो क्रेडिट स्कोर बिल्ड करते रहते हैं, एट द एंड ऑफ डे एक बड़ा घपला करके चले जाते हैं, तो हम उस तरह की चीज़ों को जो है वो इंडोर्स नहीं। वैसे एक क्वेश्चन आता है जहन में कि एक क्रेडिट हिस्ट्री, जैसे आपने बात की कि 10 पाउंड आपने मुझे उधार दिए, मैंने आपको टाइमली वापस कर दिए, फिर आपने बोला यार अच्छा बंदा है, 20 पाउंड भी मांगता है तो दे दूं,
फिर कल को 50 पाउंड 100 पाउंड, एक टाइम आता है मैं आपसे 500 पाउंड लेता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, तो फिर इसका फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? देखिए, जिस बंदे ने इस कंट्री में रहना है ना फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो तो ऐसा नहीं करेगा। तो वो उसको एक चीज़ जो है वो बड़े ध्यान में रखनी है कि उसने किसी भी वजह से अपना क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं करना। अपने बिल शिल सारे के सारे टाइम पे देने हैं, क्योंकि देखें, मैं एक तो आ जाता है हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें ये सूद और इंटरेस्ट और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हराम करार दी हैं। तो बिकॉज मेरे पास तो कोई ऐसा रिलीजियस क्वालिफिकेशन तो नहीं है, तो मैं उस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता। नहीं, हम तो बात कर रहे हैं यूके रेजिडेंट्स के लिए, ठीक है। हम पाकिस्तान में, हमने पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान में मोगे सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह का कोई सीन नहीं है, बिकॉज इट्स अ इस्लामिक कंट्री। बाकी एक अलग डिबेट है, उधर क्या चलता है, बैंक क्या कर रहे हैं आजकल, उस डिबेट में हम नहीं जाते कि क्या चीज़ रिलीजियसली। तो ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे जो है वो मॉर्गेज लेना भी हराम है, क्रेडिट कार्ड, वो बरल एक बहुत सेपरेट डिस्कशन, वो तो सेपरेट डिस्कशन है। हम उन लोगों के लिए करना चाह रहे हैं जो कि जिनको मतलब वाकई ही इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल में ये बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है, और इस चीज़ का इल्म जो है वो तकरीबन हर बंदे को होना चाहिए, और वो आई विश कि ये चीज़ें आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हूँ। नहीं, स्कूल में तो सिर्फ इतना बनाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है सेल का। हाँ बरल, और उसका रियल लाइफ में कोई रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं। बरल जी, ये आपका जो है वो एक क्रेडिट स्कोर एक बंदे का एक अच्छा बन गया है, तो एक बंदे ने फ़र्ज़ करें, एक न्यू भी है, कंट्री में भी नया है, पहले वो अपना वोट रजिस्टर करे। वोट रजिस्टर करने के बाद जब उसको 5 से 6 महीने एक एड्रेस पे हो गए हैं, इसमें यह भी मैटर करता है कि आप एड्रेस ज़्यादा अपना चेंज तो नहीं करते। अच्छा। आपका जितना ज़्यादा एड्रेस चेंज होता है वो भी फैक्टर इन लिया जाता है, मतलब वो उस पर भी आपकी क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। ये बंदा तो भाई कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। तो अगर आपने उसको बढ़ाना है तो आपको कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड में फ़र्ज़ करें एक्वा है, ठीक है, ओशन है, उसमें ओशन है, उसमें आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें कि क्रेडिट कार्मा एक फ्री वेबसाइट है। अच्छा। हर बंदा उस पर अपना अकाउंट बना के अपना क्रेडिट स्कोर देखे। उससे तो कोई इफेक्ट नहीं बनेगा ना? हाँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन उसमें यह है कि फ़र्ज़ करें आपके क्रेडिट स्कोर पे कौन सी चीज़ें मेजरली इम्पेक्ट कर रही हैं, वो आपको क्रेडिट कार्मा के अंदर नज़र आ जाता है। ठीक है, ठीक है। बाकी बात रहेगी कि आपके क्रेडिट कार्मा में आप जाएंगे, आपको पता चलेगा आपके इस में बैंक अकाउंट है, और आपको एक बैंक अकाउंट नज़र आया जो आपने कभी खुलवाया ही नहीं था। हाँ। तो इसका मतलब है कि आपकी मतलब कोई आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है, आपके नाम पे कोई फ्रॉड करना चाह रहा है। तो इसलिए क्रेडिट कार्मा का अकाउंट होना जो है वो भी एक मतलब आपको पता बात है। चलता रहता है कि भाई मेरे जो है कहाँ कहाँ पे अभी अकाउंट्स हैं, क्या क्या मतलब मेरी ज़िंदगी में जो है वो चल रहा है, मतलब एक किस्म का। ऐसा नहीं है कि मेरे नाम पे किसी और बंदे ने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है वो यूज़ कर रहा है। तो बिल्कुल। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्रेडिट कार्मा के ऊपर नज़र आ जाएंगी। ठीक है। तो पहले एक बंदा जो है वो अपना एक कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर ले, ठीक है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद फिर उसको जो नॉर्मल डेली बेस की शॉपिंग होती है उसके लिए वो यूटिलाइज करता रहे, और उसका बिल जो है वो टाइम पे देता रहे। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि फ़र्ज़ करे आपने क्रेडिट कार्ड निकलवाया है, तो पहले आपको वो 250 पाउंड या 400 पाउंड की लिमिट देंगे शुरू में। तो जो जो आप जो है वो टाइम पे उनको पैसे वापस पे करते जाते हैं, ठीक है, तो आपकी एक रेपुटेशन बढ़ती है, तो उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर भी जो है वो बढ़ता जाता तो है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितना, उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक क्रेडिट स्कोर होना चाहिए शुरू में आपका, या? तो आजकल ये होता है कि मतलब जैसा कि एक्वा या ओशन है, ये एक प्री अप्रूवल जो है वो भी आपको देते हैं। उसका क्या मतलब? उसका ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ फाइनेंस वगैरह अप्लाई करते हैं ना, तो आपके नाम पे क्रेडिट चेक किया जाता है। अच्छा। तो जितने ज़्यादा आपकी क्रेडिट फाइल पे क्रेडिट चेक होंगे उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब फ़र्ज़ करें आप 3 के स्टोर में गए हैं, 3 वहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करने की कोशिश की है, आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकला, क्रेडिट चेक हुआ आप? क्रेडिट चेक हो गया, हाँ। क्योंकि क्रेडिट चेक करने के बाद ही वो रिफ्यूज़ करेंगे। फिर आप वोडाफोन में चले गए, वोडाफोन ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, फिर आप जनाब साहब जो है वो ई के पास चले गए, उन्होंने भी रिफ्यूज़ नहीं, कर तो दिया। अगर आप उनको जाके बताओ कि मेरी जॉब है अच्छी खासी और मेरी सैलरी आती है, वो सारी चीज़ें वो नहीं मानेंगे ना, ये चीज़ें जब आप कोई मोर्गेज या कार फाइनेंस करते हैं तो ये चीज़ें इनटू कंसिडरेशन ली जाती हैं। अच्छा। लेकिन जो क्रेडिट चेक पास होना आपका जो है वो लाजिम है, ठीक है।
तो आपका जब भी कहीं पे भी आप फाइनेंस अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट चेक आपके नाम पे होंगे। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड वाले, कंपनी वाले ये ऑफ़र करते हैं, ओशन वाले या अक्वा वाले, कि हम आपका क्रेडिट चेक नहीं करेंगे, आप सिर्फ हम अपने सर्कमस्टांसेस आप हमें बताएं, उसकी बेस पे हम डिसीजन करके एक प्री अप्रूवल आपको दे देंगे कि अच्छा भाई आप लाइकली टू अप्रूव्ड हैं या अनलाइकली टू अप्रूव्ड हैं। सही है। तो अगर आप लाइकली टू अप्रूव्ड आते हैं तो आप ओशन एक्वा जो भी आपको बेहतर लगता है आप अप्लाई कर दें उस पर, सही है। आपका जो है वो पहला क्रेडिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। और तो उसको वो टाइमली जो है वो पे बैक करते रहें, बिल्कुल, यूज करते रहें, टाइमली पे बैक करते रहें, और आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाता जाए। उससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो ऊपर जाता रहता है। ठीक है। तो बहरहाल इसमें ये है कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता है और वो कंट्री में नया है तो कम से कम जो है वो 6 महीने वेट करे। सही है। उसकी थोड़ी सी जो है वो, बिकॉज वोट की रजिस्ट्रेशन हो जाती है लेकिन उसको रिकॉर्ड में आते आते भी टाइम लगता है थोड़ा। फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट कि आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप आए हैं, आपने मोन्जो हैलीफैक्स अकाउंट खुलवाया है, तो वो भी आपकी क्रेडिट फाइल पे शो होते थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। ठीक है, तो आपकी मतलब एक इनिशियल जब आपकी क्रेडिट रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो गई है ना, मतलब जहाँ पे उसने रिकग्नाइज कर लिया है कि ये बंदा, उसकी एक ऑनलाइन विजिबिलिटी है, एक वो उसकी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑनलाइन है, तो फिर उनको वेरीफाई करना आसान होता है। सही है। कल को आपको किसी ने क्रेडिट कार्ड इशू करना है या कार का फाइनेंस देना है तो वो जो है वो 5-6 महीने तक जो है वो उसके लिए वेट करे। मतलब तब तक सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हूँ। बिल्कुल, तब तक सारी चीज़ें जो हैं वहाँ तक अपडेट हो चुकी होंगी। ठीक है। अच्छा, ये है आपकी ओवरऑल क्रेडिट कार्ड की डिस्कशन। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर की डिस्कशन। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम आते हैं, फ़र्ज़ करें अगर कल को फिर किसी बंदे ने, मतलब एक एक बंदे ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, अच्छी खासी उसकी वो क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो गया, अब उसने जो है वो कार फाइनेंस करानी है फॉर एग्जांपल, तो उसका फिर क्या प्रोसीजर होगा? उसका यही प्रोसीजर होता है कि कार फाइनेंस जो है वो 2 तरह के फाइनेंस ऑफर करते हैं। अच्छा। एक होता है पीसीपी फाइनेंस और एक होता है एचपी फाइनेंस। इन दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो पीसीपी फाइनेंस है ना, वो फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी कार है 50,000 की। ठीक है। ठीक है, आपको वो 50,000 के ऊपर की बजाय वो आपको बोलते हैं कि आपका लोन जो है वो सिर्फ 30,000 का है। मतलब आप 30,000 बजाय आप 50,000 के ऊपर 4% या 5% इंटरेस्ट देने के, हम आपको सिर्फ 30,000 पाउंड बारो कराते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपने जितनी भी उसकी फिर 4 साल का फाइनेंस लें या 5 साल का फाइनेंस लें, ये नॉर्मली 36 महीने या 48 महीने या 24 महीने का होता है। तो उसमें ये होता है कि ये पीसीपी फाइनेंस पे आप गाड़ी खुद ओन नहीं करते जब आपका फाइनेंस ख़त्म हो जाता है। उसमें फिर कौन ओन करता? ये आपकी फाइनेंशियल कंपनी ओन करती है। ठीक है। तो आपको वो ये समझें कि ये लॉन्ग टाइम कार रेंटल है। मतलब 4 साल के लिए आपने जो वो किस्त देनी है एक किस्म की, आप वो आपने देते रेंट पे करना है। आप वो समझें कि 30,000 तक उसका आप रेंट पे करते रहे हैं। उसके एंड पे आपको ये ऑप्शन होती है कि आप बाकी का 20,000 पे करके आप गाड़ी खुद रख लें या सिंपली आप गाड़ी वापस कर दें एंड यू वॉक अवे विद नथिंग। और उस पे फिर इंटरेस्ट रेट का क्या हिसाब किताब है? वो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ऑफर करती हैं। बिल्कुल, तो इंटरेस्ट रेट पहले तो जो कि एक मिनिमल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डिसाइड किया हुआ है, वो जो भी 4%, 5%, 3% आजकल जो भी चल रहा है। ठीक है। फिर बंदे के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको इनटू कंसिडरेशन भी लिया जाता है। सही है। अगर किसी बंदे का क्रेडिट स्कोर कम है तो उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। हम्म। अगर किसी बंदे ने कोई पेमेंट कोई पे मिसिंग हो गई है किसी की, तो उसका भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आएगा। सही है। अगर एक बंदे की बिल्कुल क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री है, उसने सारे बिल शिल टाइम पे किए हुए हैं, उसकी जॉब वगैरह अच्छी है, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम आएगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस पे कोई फाइनेंस कंपनी कोई इस तरह की हो जिस पे जो बोले कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते? नहीं, देखे, कोई भी फाइनेंस कंपनी विदाउट इंटरेस्ट तो नहीं करेगी आपका, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तो एट द एंड ऑफ डे उनकी कमाई ही इंटरेस्ट रेट से आ रही है। कुछ कार्स वगैरह उनकी ऑफर इस तरह आती है, वो डायरेक्ट मतलब फ़र्ज़ करे पर जो है या टोयोटा है या मर्सिडीज़ है या जो भी है, वो आपको 0% इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे उन गाड़ियों के ऊपर, या तो उनकी मार्केट में डिमांड बहुत कम है, हाँ हाँ। और या मतलब एक नई गाड़ी आई है वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि भाई
इसका भी ज़रा चस्का लें। तो वो तो लोग जो है वो 0% इंटरेस्ट रेट के चक्कर में क्या पता वो बाय कर ले। हाँ, उसकी मार्केट में या तो डिमांड कम होती है या फिर एक कंपनी जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। नॉर्मली कोई भी आप गाड़ी फाइनेंस के ऊपर लेंगे तो आप उसके ऊपर मेरे ख्याल में आजकल तो एट द बेयर मिनिमम किसी की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी भी है तो वो 7 से 8% इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है। तो पीसीपी इज लाइक कार रेंटल सर्विसेज, आपका लॉन्ग टर्म रेंटल है। लॉन्ग टर्म रेंटल, लेकिन उसमें आपने विद इंटरेस्ट आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करनी है। आप इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं और इंटरेस्ट भी आपको पड़ेगा 30,000 के ऊपर। आप देखें ना, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट आपका ये होता है कि अभी इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली किस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि मैंने आपको 30,000 दे दिया, ठीक है। और मैंने आपसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ हाँ 3 साल का करते हैं, सही है। ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी कितनी बनेगी, आप इसको कैलकुलेट करें 30,000 के ऊपर। अगर मैं आपको 36 महीने का फाइनेंस देता हूँ तो 30,000 के ऊपर 36 महीने का हाँ, पर मंथ आप कह रहे पर हैं? मंथ आप 30,000 डिवाइडेड बाई जो है वो 36 करें, ये हो गई 833, 833। 800 कर ले। आपने मुझे 800 एवरी महीने जो है वो पे करना है। सही है। आप 1 साल तक मुझे 800 पे करते रहना, ठीक है, विद इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट उसके ऊपर मैंने 7% लगाया है, जो भी लगाया है। तो साल के एंड पे आपकी जितनी प्रिंसिपल अमाउंट बच गई है ना, फिर उसके ऊपर लगेगा। ये 30,000 का इस तरह नहीं है हिसाब होगा 30,000 पे 7% है तो मैं 2100 पाउंड इंटरेस्ट पे करूंगा 30,000 बाय करने पे, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ ये ये साल टू साल कैलकुलेट होता है। सही है। तो साल बाद आपकी जितनी पेमेंट पीछे बच गई है उसके ऊपर फिर 7% लगता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 50,000 पूरा बारो करेंगे जो कि कार की ओरिजिनल कॉस्ट है, उसके बदले में आप 50,000 नहीं बारो कर रहे, आप 30,000 बारो कर रहे हैं। सही है। तो आपका ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कम हुआ ना, फिर जो आपका सालाना, बिकॉज पीछे आपकी अमाउंट कम बच गई है तो उसके ऊपर जब आप 7% लगाएंगे तो आपको उसके अंदर फ़ायदा हो जाता है। सही है। तो आई वुड से कि जो ज़्यादातर गाड़ियां हैं यूके के अंदर वो लोग पीसीपी फाइनेंस कराते हैं, और नॉर्मली लोग कराते हैं 3 साल या 4 साल का। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो उनको इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता क्योंकि आप वो बोरोइंग कम कर रहे हैं, और फिर हर 3-4 साल बाद 5 साल बाद जिस बंदे को गाड़ियों को शौक है वो पुरानी गाड़ी वैसे भी नहीं रखता, वो वापस करके वो वापस नई करके नई दूसरी पीसीपी करा लेता है फिर। सही है। ठीक सही है। है। अच्छा, अभी ये हो गया पीसीपी। अभी आते हैं एचपी पे। एचपी बोलते हैं हायर परचेज को। हायर परचेज। हायर परचेज जो है वो आप पूरे की पूरी अमाउंट को बारो करते हैं। आपकी गाड़ी 50,000 की है तो आपने 50,000 ही बारो बारो किया है। की है। आपने 50,000 बारो की, आप उस पर इंस्टॉलमेंट देते रहे, और बाय द एंड जब भी आपका फाइनेंस आपने जितना कराया 24 महीने का, 36 महीने का या 48 महीने का, उसके बाद गाड़ी आपकी है। सही है। जब आपकी पैसे पूरे हो जाएंगे। जब आपके पैसे पूरे हो गए उसके बाद गाड़ी आपकी है। ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है पीसीपी और एचपी के अंदर। तो इसमें जो डाउन पेमेंट है, ये डाउन पेमेंट पे डिपेंड करता है। आजकल तो कोई भी ब्रांड है, मतलब मर्सिडीज़ है, बीएमडब्ल्यू है, या कोई भी ब्रांड है, मेरे ख्याल में कोई भी डाउन पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं लेते। फ़र्ज़ करें 50,000 की गाड़ी है कोई भी, ठीक है, तो उस पे मैं कितनी डाउन पेमेंट दूंगा? मेरे ख्याल में 1,000 पे भी मिल जाएगी। 1,000 पाउंड भी दूं तो गाड़ी मिल जाएगी? 1,000 पाउंड भी दे दें, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आप जाएं, आपका क्रेडिट चेक जो है वो पास हो जाता है, फिर आपसे वो पूछते हैं कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, फिर उसके ऊपर वो फिगर आउट करते हैं कि क्या ये बंदा मंथली इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, और फिर उसके ऊपर जो है वो हो जाता है। तो फ़र्ज़ करें अभी एक बंदे की सैलरी कम है लेकिन वो कार को फाइनेंस कराना चाहता है, सही है। और वो देखता है कि अच्छा अगर मैं 1,000 पेमेंट एडवांस कर देता हूँ तो पीछे बच जाएंगे 49,000 पाउंड। तो 49,000 पाउंड पे तो अफोर्डेबल नहीं रहेगा महीना करने के लिए, और मेरा तो है वो क्रेडिट चेक तो मेरा पास नहीं होगा उसके ऊपर। सही है। तो फिर उसको क्रेडिट चेक पास करने के लिए अपना इनिशियल डिपॉजिट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। ये फिर बंदे की सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, ये बंदे की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, सारी की सारी चीज़ें, या बंदे की सेविंग्स के ऊपर डिपेंड। या अगर मतलब ऑब्वियसली बंदे की सेविंग है तो सेविंग भी वो इनिशियल डिपॉजिट करा इनिशियल देते हैं डिपॉजिट बंदे। के लिए ही ना। ठीक है। तो ये इसका तरीका है, मतलब ओवरऑल कार फाइनेंस का। तो एक बंदे ने फ़र्ज़ करे कार का फाइनेंस कराना है, ठीक है, तो नॉर्मली उसका मतलब ओवरऑल ये कोई रूल तो नहीं है, मतलब ये कोई लिखा पढ़ा रूल तो नहीं है। नॉर्मली आपने देखना है कि आपकी ईयरली सैलरी कितनी है। ठीक है। आपकी अगर 30,000 सैलरी है ना तो आप 50,000 तक कार ले लेंगे।
आपका अप्रूव हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा आपका अप्रूव नहीं होगा। और अगर डाउन पेमेंट ज़्यादा करो तो आप डाउन पे वो तो देखें ना, आप ऑब्वियसली डाउन पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो ये जो है वो नॉर्मली मतलब आप डिपेंड करता है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना महीने की, वो आपकी 20% से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी सैलरी से। सही है। ठीक है, तो अगर आपके सिर्फ आप 2,000 पाउंड कमा रहे हैं तो आपको जो मंथली कार पेमेंट है उसकी पेमेंट 200 से ऊपर ना जाए या 400 से ऊपर ना जाए, अगर आप 20% पे जा रहे हैं तो। ताकि आपका जो है वो बाकी के पैसे में जो गुजारा हो रहा है वो अच्छा खासा होता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें एक जो प्रॉपर रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब आप डायरेक्ट मर्सिडीज़ या डायरेक्ट टेस्ला या आप डायरेक्ट रेंज रोवर के पास जा रहे हैं जो कि प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बंदे को क्रेडिट ना दे अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो। सही है। तो फिर उसकी इनकम को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, उसकी पीछे सारी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी कि क्या पास में उसका बिल छिल उसने कोई मिस तो नहीं किया हुआ, तो उसकी बेस के ऊपर जो है उसको गाड़ी का फाइनेंस जो है वो दिया जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट वो जितना ज़्यादा देगा इतनी ऑब्वियसली उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी तो कम हो रही है ना, हाँ हाँ। तो फिर उस हिसाब से उसका जो है वो लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन सर मेरे ख्याल में एक तो बात है शौक की, और शौक का हम बोलते हैं कि कोई मोल नहीं होता। अगर आपने गाड़ी नहीं लेनी है तो मेरे ख्याल में तो पीसीपी उसके लिए बेहतर है। ठीक है। आपका दिल करता है कि हर 3-4 साल बाद आपके पास आपका नई शौक गाड़ी भी पूरा होता रहे, हो, आपका शौक भी पूरा होता और है, आपके पास गाड़ी भी नहीं हो। आपके पास गाड़ी भी हमेशा नहीं हो। सही है। लेकिन एक बंदा बोलता है कि मैंने गाड़ी लेनी है और मैंने उसको बस तब भी सेल करना है कि बस 10 से 15 साल, तो नई गाड़ी लेना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है। क्योंकि मतलब जो अगर बंदे ने इन द लॉन्ग रन गाड़ी रखनी नहीं है तो उसके लिए बेटर यही है कि वो पीसीपी करा ले। अगर अफोर्ड कर सकता है तो बस कैश पे ले, 3-4 साल बाद बेच दे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं ना दे रहा। फिर हाँ, अफोर्ड कर सकता है तो जाके कैश पे ले और अल्लाह खैर से। चले इस डिस्कशन पे हम एंड पे आएंगे बिल्कुल। पहले हाँ इस डिस्कशन के लिए हम इस डिस्कशन के लिए था मेरे जहन में जी कि जी, आपके क्या ओपिनियन है कि सही क्या है। चीज़ जो है वो बेटर रहती है, क्या चीज़ बेटर नहीं रहती। पहले हम अपने व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ें जो है वो फंक्शन कैसे करती। ठीक है, तो अब आपने बता दिया, क्रेडिट स्कोर का बता दिया, आपने गाड़ी फाइनेंस करने का बता दिया। इसके अलावा और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लैपटॉप ले लिया या कुछ अपना मोबाइल ले लिया, तो ये सारी चीज़ें भी इसी तरह ही वर्क करती हैं आपके क्रेडिट स्कोर पे ही। बिल्कुल आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर वर्क करती हैं। ठीक है, मतलब इसके लिए भी आप जाओगे, आपसे वो पहले आपको एक प्लान देंगे आपकी सैलरी वगैरह देख के, बिल्कुल आप डाउन पेमेंट दोगे उधर। आप जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतनी मंथली इंस्टॉलमेंट कम आती रहेगी। ठीक है। आजकल तो हर चीज़ के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर फाइनेंस अवेलेबल है। ये तो चले छोटी मोटी चीज़ें हो गई, डेली बेसिस की ज़रूरियात हो गई। गाड़ी भी जो बंदा जो है वो जिसको लग रहा है कि गाड़ी अब मेरी डेली बेसिस की नीड है, उसके लिए भी ज़रूरत ही है। और एक बड़ी ज़रूरत आती है हर बंदे की, जैसे कि रिसेंटली आपके दोस्त हैं उन्होंने भी घर बाय किया अपना। घर इज़ लाइक छत होना सबकी ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना छत हो। लोग रेंट से तंग आए होते हैं, आपने भी माशाल्लाह रिसेंटली घर लिया है। तो इसका जो है फिर ये तो एक गाड़ी तो फिर भी 50,000 इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री चेक होगी, आपको दे देंगे। लेकिन घर तो फिर भी मतलब 3 बेडरूम 2 बेडरूम, ये तो एक काफ़ी अच्छी खासी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब एक एसेट है बंदे का। जैसे कि मतलब गाड़ी को, कुछ लोगों के लिए गाड़ी एसेट होती होगी, कुछ लोगों के लिए गाड़ी मतलब 50,000 60,000 इज़ नॉट अ बिग एसेट। हाँ, लेकिन गाड़ी जितनी भी उसकी वैल्यू है, देखिए मैं एसेट उसको बोलता हूँ जो हमेशा अप्रिशिएट होता है। हाँ हाँ, गाड़ी बहुत कुछ गाड़ियाँ इस तरह की हैं जो अप्रिशिएट होती हैं, लेकिन मोस्टली गाड़ियाँ तो पैसे तोड़ती हाँ, हैं, पैसे तोड़ती हैं। हैं। अनलेस कि आप पाकिस्तान में हो तो आपका रुपये गिरता रहे। हाँ, लेकिन वो भी पाकिस्तान में भी ऐसा गाड़ी की वैल्यू कोई नहीं बढ़ती, बिकॉज करेंसी इतनी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। तो लेकिन उसकी वो वजह से। है, लोगों की एक सोच है, उसी सोच हाँ को हम जो है वो थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए। जैसे कि आपको बड़ा अच्छे से याद होगा कि हमारे मतलब अंकल हैं, उन्होंने गाड़ी ली पाकिस्तान में। ठीक है, बाद में उन्होंने जब 4-5 लाख रुपीस की बात कर रहा हूँ, 4-5 लाख रुपीस ज़्यादा की बेची, तो उनको लगा कि बड़ा फ़ायदा हुआ है मुझे। लेकिन वही पैसों को उन्होंने जब उस टाइम पे डॉलर्स में कन्वर्ट किया तो उनको लगा कि भाई ये तो मैंने गाड़ी कम पैसों में बेची। तो खैर ये मतलब थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यूके में अगर एक बंदे ने लेना है, घर लेना है अपना, और घर लेने के लिए उसके पास मतलब वो कैश पे नहीं ले सकता,
लेकिन आज आके वो किराए से तंग आया हुआ है, डेली बेसिस के रेंट से अपनी उसने फैमिली उसके साथ मूव हो रही है, तो वो चाह रहा है कि उसके पास अपनी एक छत हो, बेशक वो मतलब 15 साल 10 साल, क्योंकि फॉर एवर उसने यूके में स्टे करने का प्लान कर लिया। तो अब उसने लेना है घर। अब इधर वो तो सीन नहीं है कि भाई जगह लो, ईंटें शीटें मंगवाओ, को रेत ऑर्डर करो, सीमेंट ऑर्डर करो, तो चलो जी मिस्त्री शिस्त्री बुलवा के तो अपना जो है वो सेट करना शुरू कर दो, घर तामीर करना शुरू कर दो, ठेका दे दो जी। तो इधर तो बंदे ने अब बाय करनी है प्रॉपर्टी बनी बनाई, तो उसका फिर क्या प्रोसीजर है? सर घरों की जो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्गेज है ना, उसके लिए पहली तो टर्म्स ये है कि कोई भी बंदा जिसने मॉर्गेज अप्लाई करनी है ना, पहले तो उसके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होनी चाहिए। ठीक है। मैं वो इधर वो मीम होना चाहिए था, सब्र तो करो सब्र तो करो। वो जो है ना, अच्छा कुछ लोगों की जो मॉर्गेज इंडेफिनेट के बगैर भी अप्रूव हो सकती है, वो उस रूट पे आते हैं कि जिनको पता है कि इसके बाद इसको इंडेफिनेट मिल नहीं मिलना है, अच्छा। जिसमें स्पाउस वीज़ा है। मतलब ऑब्वियसली किसी के डिवोर्स होने के तो बहुत कम है चांसेस, या कोई वर्क परमिट पे है बंदा जिसका पता है कि इसने ये 5 साल पूरे करने हैं, इसके बाद इसका जो है वो एट द एंड मतलब वो इंडेफिनिट अप्लाई लीव। कर सकता है। तो उसके लिए भी लेंडर्स हैं जो मॉर्गेज वगैरह जो है वो दे देते हैं। मैं लेंडर जब बोलता हूँ ना वर्ड, तो उसका हिसाब ये है कि लेंडर एक इस तरह की कंपनी जो आपको पैसे बोरो कराती है, जिसमें लॉयड्स बैंक हो सकता है, जिसमें हैलिफैक्स हो सकता है, इसमें कोई ओवरऑल ये आपको पैसे तो दे रहे हैं, आपको बोरो करा रहे हैं। प्राइवेट तो कंपनीज भी हो सकती हैं इसमें? इसमें एक्चुअली हैलिफैक्स और लॉयड्स वगैरह भी खुद से किसी, ये तो बैंक तो अपने ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेता। तो वो तो ऐसे ही है। हाँ, तो बैंक ये करते हैं कि ये प्राइवेट कंपनीज ही हैं जिससे आगे जो है, बहरहाल वो एक सेपरेट डिस्कशन है, बैंक उसके अंदर से अपना कमीशन खाता है और साइड पे हो जाता है। हम्म। तो अच्छा बहरहाल ये लेंडर का हिसाब है। तो पहले तो उसके लिए इंडेफिनेट या फिर इस तरह का वीज़े का रूट होना चाहिए जो कि एंड पे जिसका एंड रिजल्ट इंडेफिनेट हो, ठीक है। जिसके समझ लें कि 90% चांस हो। मतलब ऑब्वियसली को बंदा वर्क परमिट पे है तो वो ऑब्वियसली उसके फायर होने के चांस 10% हैं, तो वो मे बी 90%, या डिवोर्स होने के मे बी। तो ये एक तो तो अच्छा, ये एक थोड़ा सा मतलब डिफरेंट क्वेश्चन होगा इससे, लेकिन है इसके रिलेटेड ही, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता। तो अगर एक बंदे के पास वो चांसेस नहीं है कि कल को वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होगी उसके पास, जैसे कि मैं हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ इधर, ठीक है। तो अगर मैं मेरे पास मतलब मैं पैदाइशी जो है वो बड़ा कोई अमीर तरीन इंसान हूँ, ठीक है, मेरे बड़े लैंडलॉर्ड हूँ कोई, और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कैश में प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता है, ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकता है। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल को तो मैं तो पाकिस्तान चला जाऊंगा, अपने नाम पे प्रॉपर्टी इधर कैसे रख सकता हूँ? आप जो है वो उसको जो है वो रेंट पे चढ़ा सकते हैं कल को पाकिस्तान जाके। काफ़ी लोग जो हैं वो उन्होंने ओवरसीज से यूके के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अच्छा। तो वो बहरहाल एक सेपरेट डिस्कशन है। कैश पे तो कोई भी बंदा कहीं से भी ले सकता है घर, ठीक है। तो उसमें तो मसला नहीं है। अच्छा, अभी मॉर्गेज का पहले मैंने आपको बता दिया इंडेफिनिट वाला। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मॉर्गेज का एक सिंपल प्रिंसिपल है, और ये आप समझ लें कि बेशक बुक में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ। एक, सबसे पहले तो आपने घर देखना है। आपका घर है, आपने एक एस्टिमेशन के लिए कि बजटिंग के लिए कि मैंने 3 बेडरूम घर नोटिंगम में देखना है, या लंदन में देखना है, या न्यूकासल में देखना है, या बर्मिंगम में, मैनचेस्टर में, कहीं पे भी आपने देखना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि इसकी प्राइसेस कितनी है, एक रफ एस्टिमेट के साथ। कोई 10,000 20,000 5,000 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा उसका। फिर दूसरा उसका ये प्रिंसिपल है कि आपने फ़र्ज़ करें आपकी प्रॉपर्टी है 3 बेडरूम, आपने वो लेनी है 300,000 में। तो उसकी सिंपल कैलकुलेशन आपने इस तरह करनी है कि आपकी मॉर्गेज क्या अप्रूव हो जाएगी या नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो है डिपॉजिट होना चाहिए 10 से 15%। ये मैं 10 और 15 बताऊंगा, 10 किसके पास होना चाहिए 15 किसके पास होना चाहिए, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। दूसरा आपने देखना है कि आपकी जो सालाना सैलरी है ना, लेट से अगर आपने 300,000 का घर लेना है ना, तो उसके लिए मिनिमम आपकी 60,000 सालाना इनकम होनी चाहिए। आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, मे बी आपकी वाइफ जॉब कर रही है, आपका पार्टनर जॉब कर रहा है, आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, दोनों 30-30 हज़ार कमा रहे हैं, तो दोनों कंबाइन मॉर्गेज अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितने लोग उस घर में रह रहे हैं या कल को रहना चाह रहे हैं, उन सब की सैलरीज कंबाइन कर सकते हैं आप?
हाँ, आप मतलब नॉर्मली तो आप मॉर्गेज मतलब ऑब्वियसली भाई भाई भी मिल के ले सकते हैं, उसका मसला तो नहीं है। लेकिन नॉर्मली मॉर्गेज तो हस्बैंड वाइफ ही जो है वो लेते हैं इकट्ठी। तो आप दोनों की सैलरी को कंबाइन करें और आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर आपके पास अगर 15% डिपॉजिट है तो। ठीक है। तो आपकी अगर 50,000 कंबाइन इनकम बनती है तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया 200,000। तो 200,000 के अंदर अंदर आपको इजीली मॉर्गेज मिल जाएगी 15% के डिपॉजिट। 15%। अगर आपके पास डिपॉजिट 10% है, ठीक है, तो फिर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करें। नहीं, 4 से डिपॉजिट 10% है मतलब। पहले हमने, अगर आपके पास 15% डिपॉजिट है तो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें हाँ, सैलरी को। सैलरी को। हाँ। अगर आपको उस हिसाब से, अगर आप, सॉरी मैंने थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर दी है। अगर आपके पास डिपॉजिट कम है ना, तो फिर आपको 4 टाइम अमाउंट एक लेंडर बारो करने देगा। ठीक है। मतलब कि अगर आपकी कंबाइंड सैलरी या एक बंदे की सैलरी 50,000 बनती है ना, तो आपको जो है वो डिपॉजिट कम होने की बेस पे 200,000 तक लोन मिलेगा। अगर 10% होगा तो। अगर आपके पास कम डिपॉजिट है कम तो, अगर डिपॉजिट। 10% डिपॉजिट हाँ। है तो। लेकिन अगर आपके पास डिपॉजिट 15% है ना, तो फिर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। मतलब फिर अब इसको दोबारा क्लियर कर देते हैं कि अगर एक बंदे की सैलरी, सिर्फ सैलरी हम लोग रख लेते हैं ना, कि बिल्कुल सिर्फ सैलरी एक बंदे की अगर 50,000 है, बिल्कुल एनुअली बात करें ना, एनुअली। एनुअली अगर एक बंदे की 50,000 सैलरी है, तो उसके पास डिपॉजिट जो है वो टोटल घर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल जितनी भी है, मतलब जिस हिसाब से भी उसने घर देखा हुआ है, उसका 15% अगर उस बंदे के पास डिपॉजिट है, तो वो अपनी सैलरी अगर मतलब उसको 5 से मल्टीप्लाई करे। हाँ, ज्यादा डिपॉजिट है तो 5 से ज्यादा मल्टीप्लाई करे, डिपॉजिट है तो तो वो 5 से घर मल्टीप्लाई देखना करे, शुरू कर दे जो 250 की रेंज में। 250 की रेंज में। तो अगर जिसके पास 10% डिपॉजिट है 50,000 सैलरी पे, वो जो है वो 200 की रेंज में। तो मैंने पहले इसलिए बोला कि फ़र्ज़ करें आप लंदन में रह रहे हैं, आपकी सैलरी 50,000 है, तो वहाँ पे आपको 200,000 में 3 बेडरूम घर तो नहीं मिलेगा। हाँ। तो फिर आपको उस हिसाब से आपने प्लानिंग करनी है। तो सिंपल रूल है कि आप अपनी सैलरी को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मेरे ख्याल में 15% डिपॉजिट भी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी 200,000 की है तो 15% डिपॉजिट जो है वो 30,000 पाउंड बनता है, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। 10% है तो 20,000 बंदा फिर भी एडजस्ट कर लेता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप उसको मल्टीप्लाई करें सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें कि आप यूके के किस एरिया में घर अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्रोबेबली देखें कि अगर आपके लिए वो एरिया नाइस है, बाकी सारी की सारी चीज़ें, वो तो फिर हर बंदे की अपनी ख्वाहिशात, अपने वो हर अपनी बंदे की अपनी अपनी। अपने उसके आते हैं ना, ओपिनियंस आते हैं, भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो इसमें ये है कि इस पे इस ये भी आपकी मतलब जो आपका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री जो है, ये उसमें ये चीज़ मतलब अफेक्ट करेगी। सर इसके अंदर बहुत जो है वो नेक्स्ट लेवल का चेक होता है मॉर्गेज के अंदर। अच्छा। मॉर्गेज के अंदर जो है ऑब्वियसली आपकी एक पूरी की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री तो देखी जाती है कि आपने कोई बिल पेमेंट मिसिंग की हो, कोई कुछ मिसिंग किया हो, फिर आपसे पिछले 6 महीने की बैंक की जो है वो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स मंगाई जाती हैं, उसके ऊपर आपकी एक्सपेंसेस, स्पेंडिंग हैबिट्स देखी जाती हैं। मतलब अगर आप गैम्बलिंग में पैसे स्पेंड करते हैं, फिर उसका मसले मसाइल बनेंगे। आपने ऑलरेडी इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं फ़ोन के, या फिर आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा हैं, आपके बच्चे हैं, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये लेंडर मॉर्गेज बहुत रेगुलेटेड सिस्टम है, मतलब इसको गवर्नमेंट मोनीटर करती है। तो आप, जो लेंडर है उसने मेक श्योर करना होता है कि आपको वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब आपको अगर वो 250,000 या 300,000 दे रहा है, आप उसको इंस्टॉलमेंट पे करना अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली अगर एक बंदे का एक डिपेंडेंट भी है साथ में, तो बच्चे के भी खर्चा है, ठीक है। अगर उस बंदे ने गाड़ी ऑलरेडी फाइनेंस के ऊपर ली हुई है, तो ऑब्वियसली उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि भाई इसकी तो गाड़ी की फाइनेंशियल पेमेंट इतनी ज़्यादा है ऑलरेडी, इसकी तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट जा रही है, इसका नेटफ्लिक्स का इतना खर्चा जा रहा है, इसका जनाब साहब अमेजॉन प्राइम का ये खर्चा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंसिडरेशन ये में ली सारी जाती चीज़ें भी आती हैं अमेजॉन प्राइम और बिल्कुल। नेटफ्लिक्स वो की भी। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मंगा के अच्छा। आपकी ईची बीची सारे बैंकों की, हाँ हाँ। ये नहीं है कि आपकी हैलीफैक्स से तो सिर्फ मोन्जो की भेज दी तो चलो, नहीं, वो सारी की सारी देख के। तो सर इसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि काफ़ी सारे मॉर्गेज एडवाइज़र हैं, ठीक है,
वो आपको एडवाइस करते हैं मॉर्गेज के ऊपर। हाँ हाँ तो ये हर जगह पे बने हुए हैं, सही है। ठीक है। तो अगर आपने मॉर्गेज लेनी है तो आप बजाय बैंक जाने के आप मॉर्गेज एडवाइज़र से जाके पहले बात करें। वो सारे के सारा केस आपका देखते हैं और फिर उनको पता होता है कि भाई वो एक पंजाबी की कहावत है कि दाइयाँ तो टेढ़े को नहीं छुप दे। तो उनको पता होता है कि कहाँ पे अप्रूव होगी एट उनको दी एंड। पता होता है बंदा कितना पानी है चे। हाँ, तो वो आपको एक रफ सा एस्टिमेट दे देते हैं कि भाई आपके ये सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है। आप जो है वो ज़्यादा ऊंचा ना उड़े, आप इतनी रेंज के अंदर घर देखें। सही है। तो आप घर देखने से पहले ही मैं एडवाइस करता हूँ कि आप किसी मॉर्गेज एडवाइजर से जाके मिले, उसके सामने खाता रखें सारे का सारा, और वो आपको बताएगा कि भाई आप इतने तक जो है वो घर अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, और उसके पीछे यही है कि आपका कोई मतलब मिल तो वो भी उनको भी जाता है जिनने कोई बैंकरप्सी या डिफ़ॉल्ट या कुछ इस तरह का हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने जो है वो फिर अगर आपकी हिस्ट्री क्लीन है तो फिर उसके ऊपर भी आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा एट द एंड ऑफ डे। मतलब घर देखने से भी पहले आप जो है एक दफ़ा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपना बनाए कि कितने पैसों में जो है वो मैं अपना घर अफोर्ड कर सकता हूँ और क्या रेंज है। जैसे कोई चीज़ बंदे ने बाय करनी हो, फॉर एग्जांपल मुझे एक नया शौक आया कि जैसे मैंने कोई नई गाड़ी लेनी है, फ़ोन लेना है, तो मैं सबसे पहले अपनी जेब ही देखूंगा ना कि भाई मैं ये अफोर्ड कर भी सकता हूँ या नहीं। उसके बाद ही मैं देखना शुरू करूँगा ना। तो यही है कि मतलब अगर एक बंदे की 50,000 सैलरी है और वो इनिशियल डिपॉजिट जो है वो अपना दे सकता है 10%, तो वो फिर 200,000 से ऊपर का घर ना देखे, बिल्कुल, उसके ऊपर का ना उसके देखें, ऊपर का ना देखे। क्योंकि वो लाइक मेरे ख्याल में तो उसका 5% चांस है अप्रूव होने का। सही है। किसी कुछ सर्कमस्टांसिस में इवन 6 टाइम भी लोन मिल जाता है लोगों को, अच्छा। लेकिन क्या पता उनका डिपेंडेंट ना हो, क्या पता उनका गाड़ी का फाइनेंस ना हो ऑलरेडी। तो ये जो है ये बड़ा सर्कमस्टेंशियल है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंसिडरेशन में ली जाती अच्छा हैं तो। एक बंदे की 50,000 सैलरी है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमने 50,000 को एज अ वो एग्जाम्पल रखा हुआ है, तो उस बंदे के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर दो लोगों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। ठीक है, प्लस उसका आगे कार का फाइनेंस भी चल रहा है, तो उसका वो भी अपनी सैलरी को 4 से ही मल्टीप्लाई करे या वो अपनी कितना सैलरी को 4 से कितना मल्टीप्लाई कार करे। का फाइनेंस है? कार का फाइनेंस में भी उसने अभी नई नई गाड़ी ली है या गाड़ी को साल हो गया चले। देखिए, अगर कार का फाइनेंस ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से फिर बंदे की स्पेंडिंग किस तरह की है, हम्म। ये सारी की मैंने जो आपको एक मोटा मोटा रूल, मैंने ये बोला है कि ये कोई रूल नहीं है उनका, ये हर बंदे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। लेकिन ओवरऑल रूल ऑफ थंब आप इसको समझ लें, वो ये है कि हमारी जो है वो पिक्चर जा रही है, हीटर मेरे ख्याल में बंद करना पड़ेगा, कैमरा हीट करके। हीटर रुके मैं करता हूँ बंद। तो तो मैं ये बात कर रहा था कि ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। ओवरऑल सिर्फ वो अपनी अफोर्डेबिलिटी का, मॉर्गेज क्या अप्रूव होगी उसका अंदाज़ा लगाने के लिए उसको 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर ले, और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वो जिस तरह का घर देखना चाह रहे हैं। अभी अभी मतलब ऑब्वियसली एक बंदे के 4 बच्चे हैं तो वो 1 बेडरूम में तो नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से फिर एरिया देखे, अगर उसको रीलोकेट करना पड़ता है तो वो रीलोकेट कर ले। तो हर बंदे के ये जो है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है उसका। मतलब कि आपने जो बताया है वो एक सिंपल अंदाज़ा है जो कि कोई भी बंदा लगा सकता है अगर उसने कल को मॉर्गेज अप्लाई करनी है या नहीं। फिर उसकी मॉर्गेज अप्रूव होती है, ये उसके सर्कमस्टांसेस पे, उसकी एक्सपेंडिचर्स पे, उसकी स्पेंडिंग्स पे डिपेंड करता है, उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, ऑलरेडी उसकी लाइफ में क्या क्या क्रेडिट चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। मतलब जो हमने डिस्कशन की है, जो आपने जितना आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज है, आपने उसमें ये बताया है कि 4 से मल्टीप्लाई कर ले अपनी सैलरी को या 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये उसमें इतने इतने वैल्यू का वो जो घर है वो मॉर्गेज करवा सकता है उसकी। और ये कितनी होती है, मतलब 25 ईयर्स की होगी, 20 ईयर्स की होगी? हाँ, तकरीबन नॉर्मली ज़्यादातर मॉर्गेज 25 to 30 ईयर्स तक होती है। 25 से 30 साल तक। बिल्कुल। मतलब एक बंदा अगर 30 साल की एज में मॉर्गेज करा रहा है, 30 साल की में तो नहीं, ये तो बहुत यंग होगा फिर भी, मैं भी कोई जैसे आपके दोस्त हैं उन्होंने अभी करवाई है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो इस एज में तो नहीं करवाते होंगे। तो मेरी इसके बारे में एक राय ये है कि अगर एक बंदा 45 ईयर्स की एज में या 50 ईयर्स की एज में मॉर्गेज करा रहा है 25 ईयर्स की, तो मॉर्गेज के पैसे उतरते उतरते तो उसकी एज 75 70 तक चली जाएगी।
तो उसकी मतलब जो एक एवरेज लाइफ स्पैन है वो भी, उसको भी अगर हम मतलब मद्देनजर लाया जाए, अगर मतलब इसमें एक एक इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर एक बंदे ने 20 साल की या 25 साल की मॉर्गेज करवाई है और मॉर्गेज खत्म होने से पहले इंस्टॉलमेंट के पैसे जो है वो पूरे खत्म होने से पहले ही वो बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उसका फिर क्या होगा? देखिए, लोग ज़्यादातर तो मतलब वो इस हिसाब से देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा 30 साल की उम्र पे मोर्गेज करा लेता है, तो जब उसको रिटायर होना है तो लोग जो है वो घर को बेच देते हैं अक्सर। सही तो है। ऑब्वियसली उस वक्त तक प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो अप्रिशिएट हो रही है, तो वहाँ से पैसे निकाल के बंदा डाउन साइज कर लेता है, मतलब बच्चे वगैरह बाहर मूव हो जाते हैं, तो बंदा 1 बेडरूम फ्लैट प्रॉबली उस वक्त तक जो मिलेगा, यू नो, जी। उसमें 1 बेडरूम फ्लैट आ जाए और बंदा 1 बेडरूम घर आ जाए, बंदा उसके अंदर मूव हो जाए। तो लोग जो है वो डाउन साइजिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल ये टोटल एक फाइनेंशियल सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड से लेकर क्रेडिट हिस्ट्री से लेकर मॉर्गेज से लेकर इंस्टॉलमेंट्स, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग। मतलब जितनी भी चीज़ें आप क्रेडिट पे ले रहे हो। हाँ, ये तो सारा एक मैट्रिक्स है ना, ये तो एक सिस्टम बनाया गया है कि लोगों को इसके अंदर बस फंसा दिया जाए और लोग जो हैं वो एक 9 to 5 की गुलामी जो है वो करते रहे। तो आपके हिसाब से ये जो है एक लोगों के लिए ईज नहीं है, आसानी नहीं है, एक सिस्टम है जिसका लोग जो है जिसमें फंसे रहे बस? असल में लोग इस सिस्टम में खुश है काफ़ी, तो लोग इस सिस्टम के अंदर फंसना चाहते हैं। बहरल ओवरऑल ये है कि ऑब्वियसली ईज भी है लोगों को, कोई बंदा ऑब्वियसली 200 300,000 400,000 एक गो में तो कैश पे हर बंदा तो नहीं ले सकता घर, उसको अपना घर मिल रहा है मॉर्गेज के ऊपर, तो वो बंदा उसके अंदर जो है वो फंसने के लिए खुद रेडी है। लेकिन मेरा अगर आप मेरा ज़ाती तौर पे इसके ऊपर फीडबैक देखें तो ये एक वो टोटल एक मैट्रिक्स का सिस्टम है जिसके अंदर अंदर जो है वो लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने यूनिवर्सिटी जाना है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी एजुकेशन यहाँ पे तो फ्री कोई नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या लेगा? स्टूडेंट फाइनेंस। हम्म। स्टूडेंट फाइनेंस जब वो अपनी जॉब स्टार्ट करेगा तो उसकी जॉब से स्टूडेंट फाइनेंस की पेमेंट्स भी जाती रहेगी, उसकी सेविंग तो वैसे ही कोई नहीं होनी। कल को उसने अगली फाइनेंस जब शादी करनी है तो उसने घर वगैरह लेना है तो उसको वो मोर्गेज, साथ में गाड़ी लेगा तो उसका फाइनेंस। तो जब उस मोबाइल उसने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, ठीक है, घर में क्या पता उसने घर को फर्निश किया है तो वो भी सारे के सारा इंस्टॉलमेंट पे आ गया, तो वो तो अगले जो है वो 25 30 40 साल के लिए स्टक है। वो मतलब ये नहीं है कि बीच पे जाके इंजॉय कर सकता है, वो उसको पता है कि भाई मुझे 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे मुझे जाना है वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास मतलब लोगों की सैलरी आती है और डायरेक्ट डेबिट लगे होते हैं और सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, और बस अगले साल अगले महीने फिर वही क्रेडिट कार्ड यूज़ किया। लोग जो है वो एक नेगेटिव चल रहे हैं, वहाँ से सैलरी आती है, बिल पे होते हैं, लोगों के पास फिर कुछ नहीं बचता, लेकिन वो क्रेडिट का जो सारा बैलेंस होता है क्रेडिट कार्ड का वो सारा क्लियर होता है, तो वो फिर क्रेडिट कार्ड उनको मिल जाता है हाँ अगले महीने स्पेंड करने के लिए। हाँ हाँ। तो ये बस एक गुलामी वाला सिस्टम है, एक रैट रेस है जिसमें लोगों को फंसा के रखा गया है। तो मेरा अगर आप ज़ाती तौर पे इस पर फीडबैक पूछे तो मेरे ख्याल में तो इस्लाम में इसी वजह से इस सिस्टम को हराम करार दिए। लेकिन ऑब्वियसली मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता जो है मतलब इस्लामिकली नॉन इस्लामिकली क्या मॉर्गेज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक मैं नॉन रिलीजियस फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को मसला पैसे सेव करने का नहीं है, ज़्यादातर लोगों को मसला है इनकम का, ठीक है। कि लोगों की इनकम जो है वो बहुत कम है। देखिए, एक बंदे की 2,000 3,000 सैलरी है, उससे उसने घर का रेंट देना है, उसने गाड़ी का फाइनेंस या कराना है या नई गाड़ी भी लेनी है, 4 पैसे उससे सेव कर रहे हैं, उसके पास तो बचता ही कुछ नहीं है एट द एंड ऑफ डे। हम्म। तो वो फिर क्या करे? उसने फिर और मजीद सिस्टम में स्टक ही होना है। तो वहाँ पे जो है वो बंदे को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब इस सिस्टम को मतलब बंदा लगता है ना लाइफ की स्टेज पे, क्या मैं अभी डीप इस सिस्टम में जाऊं या फिर इस सिस्टम से बाहर निकल की कोशिश करूं। आजकल सोशल मीडिया, आजकल ये इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और वहाँ पे जैन भाई टेस्ला की फ़ोटो लगाते हैं और वहाँ पे लोग देखते हैं कि यार बस मुझे गाड़ी अभी फाइनेंस पे लेनी है, जैन भाई ने मैकबुक रखी हुई है, हम तो मतलब मैं तो इसका ज़ाती तौर पे गिल्टी हूँ। लोग देखेंगे अच्छा यार अभी मुझे भी जो है वो, उसकी इनकम तो इतनी नहीं है, लेकिन शौक है। शौक है, लेकिन वो उसकी कोई गलती भी नहीं है ना, उसके अंदर शौक है।
तो वो जाके लैपटॉप भी लेगा फाइनेंस पे, कल को गाड़ी का फाइनेंस भी करा लेगा, ठीक है, कल को मॉर्गेज भी ले लेगा, और बस वो तो 40-50 साल के लिए गुलाम हो गया। तो यहाँ पे आपने अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा सा रेजिस्ट करना है। लाइफ हर बंदे की हार्ड है, लाइफ किसी की भी ईजी नहीं होती। दैट व्हाट द लाइफ इज़ नॉट मेंट टू बी ईजी एनीवे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि बजाय आप इस मैट्रिक के सिस्टम में फंसे, उससे फिर निकलना मुश्किल होगा। आप इसलिए मैं बोलता हूँ कि उससे पहले कि आप अपने ऊपर ये फाइनेंशियल कमिटमेंट ले लें, आप जो है वो क्रेडिट कार्ड भी ले लें, उसका बिल भी आना शुरू हो जाए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी बिल पे करना क्रेडिट कार्ड का, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी आपने फ़ोन का बिल पे करना है, कॉन्ट्रैक्ट उसका ले लिया, एक और आपने पाइपलाइन वहाँ पे लगा ली जो कि पैसे ड्रेन कर रही है सारी की सारी। फिर गाड़ी का फाइनेंस फिर गाड़ी का तीसरी पाइपलाइन लग गई जो कि एक बड़ी पाइपलाइन है, फिर चौथी पाइपलाइन जो एक उससे भी बड़ी पाइपलाइन है जो पैसे ड्रेन कर रही है, वो आपके घर की मॉर्गेज है, ठीक है। तो जब एक दफ़ा आप उसके अंदर आ गए ना, तो फिर आप तो जॉब छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। फिर आपको एक एक किस्म का उस चीज़ का चस्का भी पड़ गया शुरू में, भाई मेरे पास चीज़ों की एक्सेस है तो मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल लेकिन साथ ही साथ में आप जो है वो कमिट भी हो गए हैं उधर, फंस गए हैं उधर। बिल्कुल, आप उसके अंदर फंस गए। हम्म, तो यहाँ पे आपने रेजिस्ट करना है। यहाँ पे आपने जो अपनी फर्स्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है ना, वो आपने कम रखनी है। यहाँ पे आपने पाइपलाइंस वो बनानी है जो कि आपकी लाइफ से पैसे ड्रेन ना करे, आपकी लाइफ में पैसे ऐड करे, सही है। और वो आप साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, साथ में अपनी अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ऑब्वियसली और तो कोई मिसाल नहीं मिलती, तो फिर मैं ही मिसाल अपनी देना चाहता हूँ कि लाइफ के स्टेज में जब मैंने जॉब छोड़ी, तो पहली सबसे जो बड़ी पाइपलाइन है, जो मेरी अभी 99% इनकम का जो हिस्सा है, वो सेल करना ईबे पे। फिर दूसरी पाइपलाइन बना दी अमेज़ॉन पे सेल करना। ये पाइपलाइन वो है जो इसके अंदर पैसे ऐड कर रही हैं, कुछ पैसे ड्रेन नहीं कर रही। और फिर उसके बाद जो है वो अ, मैंने होल सेल का काम भी स्टार्ट किया, मतलब होल सेल लैपटॉप्स वगैरह ये सारे के सारे होल सेल्स करना, मोबाइल एसेसरीज उसका काम स्टार्ट किया। फिर जनाब साहब उसके बाद घर रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, अभी एक ये घर जिसमें ऑब्वियसली हम रह रहे हैं, और दूसरा जो रेंटल वाला, और फिर मेरा एक इरादा है कि इस साल के एंड तक एक और रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड की जाए, मतलब जिधर से इनकम आती रहे। जिधर से इनकम अंदर आती रहे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने तो कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं कराई। सही है। इससे क्या हुआ है कि वो पहली पाइपलाइन में मैं नहीं गया, तो वो जब वो 2 पाइपलाइनें 3 ऐड की है ना बिजनेस वाली, तो उनसे इनकम आना इतनी शुरू हुई है कि उससे मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ साथ में। तो वो जो है वो मैंने पाइपलाइन कोई बाहर जाने वाली नहीं बनाई, मैंने पाइपलाइन चीज़ों को अंदर लेके। तो ठीक है सर, शुरू में लोग बोलेंगे कि क्या यार ये बंदा 2-2 जॉबें कर रहा है, क्या यार ये दिन को जॉब करता है, रात को आके ईबे की पैकिंग करता रहता है, क्या ईबे इसने शुरू किया है। लोग ऐसे, क्या यार ये बंदा मतलब ये बाहर भी नहीं जाता, ये खाना भी नहीं खा रहा, ये क्या मतलब हमारे साथ चिल भी नहीं कर रहा, क्या ज़िंदगी है इसकी, ठीक है। तो लोग तो शुरू में बोलेंगे। लोगों में असल में पेशेंस नहीं है ना, शुरू में थोड़ा सब्र नहीं है, बिल्कुल और इन द लॉन्ग रन वो उस फिर मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ वो थोड़ा सा सब्र ना होने की वजह से। तो फिर सर उसके साथ मैंने जो है वो एक और मेरी वेबसाइट ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग की स्किल थी। तो मैं ये लोकल रेस्टोरेंट्स वगैरह के पास यहाँ पे जाता था, तो मैं बोलता था कि वेबसाइट आप जो है वो 400-500 लगता है आपका, मैं आपको 250 में डिज़ाइन करके देता हूँ। हाँ हाँ। तो वो काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए मैं वेबसाइट डिज़ाइन और उनके मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हैं, मतलब उनकी वेबसाइट डोमेन वगैरह सारी मैंने बाई की हुई है, और उनको बस कोई चीज़, कोई टाइमिंग चेंज करानी है, कुछ कराना है, मतलब वो अभी भी रब्ता करते हैं। हालांकि ये बहुत पुराना मेरा बिजनेस था। हाँ हाँ। अभी मैं कोई नई क्लाइंट तो नहीं लेता, लेकिन बिकॉज इट्स नॉट वर्दी ऑफ माई टाइम, ठीक है। फिर ऑब्वियसली यूट्यूब है, यूट्यूब को एडसेंस से कोई इतने पैसे तो नहीं आते अभी कि मैं बोलूँ कि भाई ये अभी ई कॉमर्स अगेन ई कॉमर्स 99% जो है वो है, उसके साथ लेकिन ऑब्वियसली बाकी के 1% की भी पाइपलाइंस आपने कहीं ना कहीं पे फेंकी हुई हैं। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे ये 1% के अंदर फिर यूट्यूब के एडसेंस के पैसे, फिर एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है उस पे, चैनल स्पॉन्सरशिप्स के पैसे, ठीक है। इसके अलावा कोर्स, वो भी तो एक पाइपलाइन है, ठीक है, कोर्स के पैसे इसके साथ साथ।
इसके साथ साथ और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर पैसे जो है वो स्टार्ट अभी लगाए हुए हैं, वो एक उसके साथ वो साथ में लेके आना। हर साल ई कॉमर्स के अंदर 3 से 4 नई प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर देते हैं। अभी फ़िलहाल तो 207 प्राइवेट लेबल हैं, तो हर साल 3-4 मतलब वो प्रोडक्ट्स अगर हम लगाते हैं तो वो भी तो एक पाइपलाइन ही बन रही है ना, जो कि हर साल आगे सेल होगी और आगे आगे उसको ग्रो करेगी। तो ये अभी फिर बिजनेस जो है वो सारे का सारा एक ऑटोमेटेड तरीके से चल रहा है। तो उसके साथ साथ अभी तक भी मैंने अपनी जो जो ख्वाहिशात है उनको मैंने रजिस्ट ही किया हुआ है। ठीक है, रजिस्ट मतलब आप उसको स्टूपिडिटी बोले या जो मर्जी बोले, ये मैंने वो पंजाबी में बोलते हैं कच्छा। ये कच्छा पहना हुआ है, ये प्राइमार्क का कच्छा है। क्योंकि मैं गुची वाले कच्छे के अंदर कोई वैल्यू नहीं समझता, हाँ कि उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो लेने को तो मैं मतलब मेरी तो अफोर्डेबिलिटी है कि मैं जाके कैश पे गुची का कच्छा ले लूँ और उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन सर कमाल की बात यह है कि वो बंदा जो कि गुची के कच्छे को पहले अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो उसको जाके इंस्टॉलमेंट पे ले लेता है। तो लोगों की ये यार नहीं है। तो एक वो जेजी का आपको पता है, बियॉन्से का हस्बैंड रैपर जो है। बियॉन्से का पता है, जेजी का नहीं हाँ, पता। तो वो उसने पता नहीं बोला था कि पता नहीं किसने बोला था, वो बड़ी एक इंस्पायरिंग सी चीज़ है। वो गाड़ी के हवाले से किसी ने सवाल किया या पता नहीं किस चीज़ के हवाले से सवाल किया। उसने बोला कि आपने कोई चीज़ खरीदनी है ना, आप उस तरह की, पता नहीं उसने 2 चीज़ें बोला या उसने 10 चीज़ें बोला। मतलब फ़र्ज़ करे आपने जाके कल जो है वो एक टेस्ला ले ली है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि आप उस तरह की 2 या 3 टेस्ला ले सकते हैं, आपके पास स्टिल पैसे बच जाए और आपके पास हर चीज़ हो, तो फिर आप जाके एक टेस्ला ले लें, हाँ हाँ फिर कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ लेकिन अगर आप एक टेस्ला भी आपने जाके फाइनेंस पे करानी है, आप उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एक कच्चा जो है वो भी आपने फाइनेंस पे कराना है। तो एट द एंड ऑफ डे सर ये सारी की सारी जो है वो बोलते हैं कि ये गुलामी में कमाओ और फिर एट द एंड हमें ही दो वो भी गुलामी का कमाया हुआ भी। और सारी उम्र गुलामी में जियो। हाँ सर, ये देखे ना, ये बहुत बड़ी मोनोपोली है। आपको पता है कि यूनिलीवर्स की कितनी प्रोडक्ट्स है? बहुत ज़्यादा है। आपके घर में हर चीज़ जो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, फ्रॉम डिश वॉशर सोप टू जनाब साहब सरफ, टू साबुन, टू नहाने वाली, टू फ्रॉम जनाब आपके टिश्यू, टॉयलेट पेपर, सारी की सारी हर चीज़ यूनिलीवर ने बनाई हुई है। आपके पैम्पर, ठीक है, तो ये सिस्टम उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैट्रिक्स का डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके बेनिफिशियरी भी कौन है एट द एंड ऑफ डे? वही है जिन्होंने डिज़ाइन किया तो हुआ। पहले आप उस सिस्टम के अंदर वो उनको फंसाते हैं, फिर वो जो फंसाने के बाद जो 4 पैसे आपके पास बच जाते हैं ना, एट द एंड ऑफ डे वही ले भी जाते हैं आपसे। और आप क्या कर रहे हैं लाइफ में? कुछ भी नहीं। बस सर ये जो है वो ओवरऑल इसके अंदर भी हम कभी डिटेल से बात करेंगे कि ये सारे का सारा सिस्टम को किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके ऊपर जो है वो 2 कंपनियां बैठी हुई हैं जो कि हर चीज़ को ओन कर रही हैं, हर चीज़ को, दुनिया की हर चीज़ को। और मतलब इसके हवाले से फिर लोग बोलेंगे कि पता नहीं जहर भाई कौन सी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज फैला रहे हैं एट द एंड ऑफ डे। लेकिन सर ये सारा रिकॉर्डेड है, आप इसको जाके देखें। मतलब ये दुनिया चलाता कौन है एट द एंड ऑफ डे, इस पे गौर करें। ये पैसा कहाँ से आता है? ये $1 बनता है तो उसकी क्या वैल्यू है एट द एंड ऑफ डे? ठीक है, इसकी वैल्यू कौन डिफाइन करता है एट द एंड? तो ये सारी की सारी चीज़ों पे आप गौर करें, आप दुनिया के एक सिस्टम समझने की कोशिश करें, ये सिस्टम किस तरह डिज़ाइन करके उसके अंदर एक आम आदमी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर आप बोलेंगे कि ओ माय गॉड यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ दुनिया में। फिर आप उस सिस्टम, पहले तो उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, फिर उस मैट्रिक्स से निकलने की कोशिश करें सर। मतलब एक तरफ वो बंदा है जिसने शुरू में क्रेडिट स्कोर को सोचा, जिसने अपना पहली कोई चीज़ ली क्रेडिट पे, मोबाइल फ़ोन लिया, उसके बाद गाड़ी फाइनेंस पे कराई, उसके बाद घर फाइनेंस पे कराया, उसके बाद फर्नीचर फाइनेंस पे कराया, हर चीज़ फाइनेंस पे करा ली। और दूसरी तरफ एक ऐसी थॉट रखने वाला, एक डिफरेंट थॉट रखने वाला बंदा जो हमारे साथ पॉडकास्ट में अभी जैन शाह के नाम से जो है वो बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहले इस सिस्टम को समझा कि भाई दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि ये फंसाने वाला सिस्टम है। एट द एंड ऑफ द डे मेरी जेब में जो कुछ होगा वो भी सारा कुछ यही ले जाएंगे। ठीक है, तो आपकी ख्याल में कौन सी चीज़ बेटर है? शुरू में थोड़ा सा सब्र कर लेना, या फिर इजी एक्सेस देख के, वो कहते हैं ना, वो उन्होंने बस कांटा फेंका हुआ है और हम मछलियां बन के बस आगे जा रहे हैं। हर चीज़ के तो ऊपर आप जनाब आजकल तो
साबुनदानी से साबुन लेने जाएं तो फाइनेंस की, यहाँ पे कारना करा लें, यहाँ पे फलां करा लें, यहाँ पे 0% इंटरेस्ट करा लें, यहाँ पे ये करा लें। मतलब तो सर ये एट द एंड ऑफ डे आपकी वही पाइपलाइनें लगाने वाले हैं आपको, मतलब जो है वो लोग फिर अक्सर मुझसे सवाल करते हैं जैन भाई फिर अच्छा नहीं है कि यार फिर मैं बजाय एकदम पैसे देने के मैं 0% इंटरेस्ट ही करा लूँ एट द एंड ऑफ डे। हाँ हाँ तो उस पे मेरा मसला ये है कि फिर पे जो आम आदमी है ना वो भी चीज़ें बाय करना शुरू कर देता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। इस ये सिर्फ 0% इंटरेस्ट की ऑफर बिल्कुल अवाम 0% इंटरेस्ट तो दूर की बात है, अवाम तो सस्ती देख के चीज बाय कर ऐसे ही लेती है कि भाई कल को ऑफर जरूरत पड़ पे जाएगी, लगी हुई। ऑफर पे लगी हुई है, ऑफर पे सेल पे लगी हुई है। सेल पे लगी हुई। मतलब वो यार ये मैंने सर्दियां खत्म होती है ना, हाँ तो हाँ, विंटर स्टफ समर्स में अक्सर सेल पे लगा होता है, ऐसे ही। तो लोग कहते हैं कि यार ले लेते हैं कल को सर्दियों में काम आ जाएगी, हालांकि उस टाइम को उनकी जरूरत नहीं है। बाद में पता चले किसी पेटी शेटी में रखी हो, कुछ चूहे ने जो है वो टक लगाया हो और आपकी सारी वो जो सेल है वो गई सेल लेने। तो सर ये सारी की सारी चीज़ें बाकी फिर इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कशन इस हवाले से करते रहेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली जो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि बिकॉज़ उसका ये नहीं है कि मैं ऑब्वियसली किसी बंदा जो कि यूके नॉन रेजिडेंट है, मैंने ना अपनी लाइफ की जो प्रैक्टिकल स्टेज है जहाँ पे पैसे कमाने वाली इस सोचों की स्टेज, फाइनेंशियल बिजनेस, ये मैंने अपनी ज़िंदगी सारी की सारी यूके के अंदर गुजारी है। हाँ ठीक है, मेरी अभी उम्र 30 साल भी नहीं हुई, सालगिरह भी आने वाली है, तो 30 साल भी नहीं हुई तो 11 साल मुझे जो है वो यहाँ पे आए हुए हो गए। हाँ हाँ तो 11 साल में मैंने मतलब पाकिस्तान में तो वो स्कूल वाला सिस्टम ही देखा है, तो बाकी जो दुनिया जो असल दुनिया वाला सिस्टम है यहाँ पे मैंने देखा है। तो जिस ज़माने में यहाँ पाकिस्तान में तो क्या मतलब छोटा गोश्त जो है मेरे ख्याल में 350 रुपये किलो था, आजकल तो पता नहीं 3,500 का किलो होगा। कितने रुपए किलो है आजकल? 3,500 का तो नहीं है, हाँ क्या है 1,500-1,400 तक होगा। हाँ, तो वो देखे यही वो यूनिलीवर के सर्फ एक्सल 150 का मिलता होता था, मुझे अभी याद है। आजकल कितने का हो गया सर्फ एक्सल? होगा 600-650। तो ये देखे ना, मुझे उन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है ये पाकिस्तान में क्या चलता है क्या नहीं। ठीक है, बहरहाल जी आज मेरे मुरीद सर आस्थाने पे बहुत आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे निकलना है। मुरीद भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने गए होंगे। हाँ तो नहीं, मेरे मुरीद जो मेरे पक्के फिक्स मुरीद हैं जो हर जुमेरात को मेरे आस्थाने पे सर आते हैं ना, वो इन चीज़ों से आउट है, बिल्कुल आउट है। बिल्कुल आउट है। वो कहते हैं बस आप ही हैं जो हैं। हाँ नहीं आप नहीं, वो मतलब वो सारे के सारा उन्होंने एक सिस्टम को समझा हुआ है, हाँ हाँ, वो सिस्टम ही समझने आते हैं। रोज नहीं रोज नहीं, जुमेरात के जुमेरात के जुमेरात। हाँ हाँ, वो सिस्टम ही समझने आते हैं और उनको पता है कि इस एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेने का हाँ हाँ और इस मैट्रिक्स से निकलने का, जिसके अंदर ये सारी की सारी लोग फिर मुझे जो है वो एंटी सेमिटिक बोलेंगे, ये सारे के सारे यहूदी जिन्होंने ये सिस्टम जो है बना के इसको हमारे ऊपर इंडोस किया हुआ है। तो अगर कोई हमारे व्यूअर्स में आपके आस्थाने पे आना चाह रहा हो तो? सर ये ऑफ द ग्रिड है, अच्छा, ये आस्थाना हमारा ऑफ द ग्रिड है। सही सही सही। और इसमें आने के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा लंबा क्राइटेरिया, इतने मोर्गेज के चेक नहीं होते जितने हम पहले लोग आस्थाने पे बुलवाने के लिए नहीं सर, उसके अंदर जो मीर जाफिर और मीर सादिक जैसे लोग आ जाते हैं। हाँ 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 हाँ, वो यहूदियों के एजेंट होते हैं, उनकी लॉबी होती है। यहूदी है वो हमने उस सिस्टम को ऑफ द ग्रिड टोटल प्योर रखा हुआ है। टोटल उसके अंदर जो है वो एक मतलब क्रेडिट अप्लाई करते टाइम इतने क्रेडिट चेक नहीं होते होंगे जितने हाँ। जैन भाई जो है वो अपने आस्थाने नहीं पे सर, वो ऑडियंस के करते हैं। सर वो हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो एक इल्यूमिनाटी से भी बड़ा ग्रुप है वो। उसकी है। मीटिंग हर थर्सडे को होती है, हाँ हाँ तो वहाँ पे हमने जाना है। तो बाकी सर बात होती रहेगी। ठीक मिलते है, हैं फिर आप फिर हमारे व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज भी करते जाएं जाते टाइम। सर लाइक सब्सक्राइब तो उन्होंने करना ही कोई नहीं। तो इनको क्या बोलना, इनका फायदा ये तो ना लाइक दबाएंगे ना सब्सक्राइब दबाएंगे ना इन्होंने कोई इंस्टा पे फॉलो करना है। तो बस ठीक है सर, ये चिल मारने वाले लोग हैं, ये मैट्रिक्स में फंसे खुश हैं, इनको यहीं पे रहने दें। ठीक है जी, खुश रहें, मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में, तब तक ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।